साहस सरोकार। दिल्ली सांसद दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ के लिए हुए रवाना। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का है आजमगढ़ दौरा। उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बड़ी खबर आजमगढ़ से निकल के सामने आ रही है, जहां सांसद दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बताते चले कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसको लेकर सांसद दिनेश लाल निरहुआ भी आजमगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। एक बड़ी खबर आजमगढ़ से आपको बताते चले, आज सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ करेंगे सीएम। लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोरों शोरों से, लोगों को जोड़ने के लिए डाक विभाग ने तैयारियां की पूरी। विभाग 25 रुपए में ऑनलाइन तिरंगा करा रहा है मुहैया। डाकघरों से भी खरीदा जा सकेगा अब तिरंगा। डाकघरों में तिरंगा के लिए खोले गए काउंटर। पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकेंगे लोग तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। लोगों को जोड़ने के लिए डाक विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। विभाग 25 रुपए में ऑनलाइन अब तिरंगा भी मुहैया करा रहा है। साथ ही साथ अब लोग डाकघरों से भी तिरंगा खरीद सकेंगे। डाकघरों में तिरंगा खरीदने के लिए कई काउंटर्स भी खोले गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी नागरिकों से अपने अपने घर में 13 से और 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की सरकार की तरफ से अपील की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया जाए। साथ ही आपको बताएं कि इसको ध्यान में रखते हुए हर पोस्ट ऑफिस में तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही संस्कृति मंत्रालय के 4 ई प्लेटफॉर्म पर भी इसकी उपलब्धता होगी। तो आपको बताएं कि पोस्ट ऑफिस विभाग की तरफ से एक लिंक दिया गया है, जिस लिंक के आधार पर उस पोर्टल पर जाकर घर बैठे जो आम लोग हैं वो तिरंगा खरीद सकेंगे। साथ ही साथ से जो डाकघर है वहां से भी तिरंगा आप काउंटर से ले सकेंगे। जी विभांशु, हर घर तिरंगा अभियान का लोगों में क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस अभियान को लेकर निकल के सामने आ रही है? जी मुस्कान, अगर बात करें तो इस बार अपना देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। तो सरकार के साथ साथ जो आम जनमानस है, चाहे बात की जाए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो जो आम नागरिक है, जो भारतीय है, वो इसे जो राष्ट्रीय पर्व है इसको लेकर काफी उत्साहित है और झंडा खरीदने की जो हो रहा है वो तेजी से है। अगर बात की जाए मार्केटों में तो अभी से झंडे बिकने लगे हैं। साथ ही साथ जो झंडा अधिनियम 2002 में बदलाव करते हुए इस बार पॉलिस्टर के भी झंडे को फहराने की अनुमति दी गई है। इसको देखते हुए विभिन्न तरह के झंडे इस बार मार्केट में दिख रहे हैं और लोगों की उत्सुकता इस बार कहीं ज्यादा बेहतर दिख रही है झंडे को लेकर। जी धन्यवाद विभांशु, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी विभांशु हमारे साथ बने रहेंगे। ओपीडी का पर्चा बनवाने के लिए मरीजों को मिली बड़ी राहत। लखनऊ से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बलरामपुर अस्पताल में मोबाइल से पंजीकरण शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। पंजीकरण के साथ पैथोलॉजी जांच की भी ऑनलाइन सुविधा होगी। जांच के बाद रिपोर्ट भी ऑनलाइन मोबाइल पर ही मिल जाएगी। शासन में ऑनलाइन सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। तो एक बड़ी खबर लखनऊ से निकल के सामने आ रही है, जहां ओपीडी का पर्चा बनवाने के लिए अब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। बलरामपुर हॉस्पिटल में मोबाइल से पंजीकरण शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण की भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जी मुस्कान, आपको बता दें कि बलरामपुर अस्पताल में रोजाना अगर देखा जाए तो हजारों की तादाद में मरीज वहां पहुंचते हैं अपने परामर्श और इलाज को लेकर।
तो अस्पताल परिसर में हमेशा भीड़ लगी रहती है, और जब अस्पताल परिसर में भीड़ से निजात मिलेगी तो इससे कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो सही ढंग से चल पाएंगी। उसी क्रम में आपको बताएं कि इस डिजिटलाइजेशन के दौर में अस्पतालों में अब धीरे धीरे पर्चियां ऑनलाइन होना शुरू हो गई है। उसी क्रम में अब बलरामपुर अस्पताल में ऑनलाइन पर्चा, पैथोलॉजी की रिपोर्ट सुविधा जल्द शुरू हो जाएगी। इसकी शुरुआत की बात कही गई है और जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि स्वास्थ्य विभाग के अमित मोहन की अनुमति मिल चुकी है और जल्दी इसे जो प्रस्ताव है इसे पारित करके इस प्रक्रिया को शुरू की जाएगी। अब आपको बताएं कि अगर अस्पतालों में, बलरामपुर अस्पताल आप पहुंचती हैं और किसी तरह का इलाज लेती हैं या परामर्श लेती हैं तो जो रिपोर्ट होती है उसमें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, मगर अब ऐप के माध्यम से बलरामपुर अस्पताल में जो भी कोई भी परामर्श के लिए जाएगा, कोई भी वहां पे जांच कराएगा तो मोबाइल के ही माध्यम से रिपोर्ट देख सकेगा, और इससे कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों का और मरीजों का समय में भारी बचत देखने को मिलेगा। जी, जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो ऑनलाइन फोन ऑपरेट करना आता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अस्पताल में आते हैं उन्हें फोन ऑपरेट इस हद तक करना नहीं आता है, तो उनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ अभियान चलाया जाएगा सरकार द्वारा? जी मुस्कान, आपको बताएं कि ये जो सुविधा है ये आजकल अगर देखें तो सबके हाथ में मोबाइल फोन है। एक बेहद सरल पोर्टल इसका पूरा दिखेगा, वहां पे इसको लेकर हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। साथ ही साथ जो ऑफलाइन प्रक्रिया है उसको भी अभी चालू रखा गया है। ऑनलाइन उसके भीड़ की संख्या घटाने को लेकर जारी किया गया है, और जल्दी हो सकता है कि इसको लेकर जो वहाँ मरीज जा रहे हैं उनको भी वहाँ गाइडलाइन दी जाएगी, गाइड करके उन्हें ऐप के माध्यम से अवगत कराया जाएगा कि कैसे इस अनुप्रयोग का उपयोग करें। जी धन्यवाद विभांशु, जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे विभांशु हमारे साथ बने रहेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब लगानी होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था हुई लागू। अब केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही मिलेगा वेतन। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अब लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी, शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों के लिए अब ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी आपको बताते चले, जहां पर अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शिक्षकों को भी लगाना होगा, तो क्या बच्चों के लिए भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम लागू कर दिया गया है? मुस्कान, आपको बता दें कि ये जो पूरी बायोमेट्रिक की सुविधा रखी गई है वो अभी कर्मचारी और वहाँ के शिक्षक हैं उनके लिए रखी गई है। कुलपति संजय मेधावी ने जब ये पदभार संभाला है कुलपति के तौर पर, तो वहाँ को सभी शिक्षक और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक जो उपस्थिति है उसे अनिवार्य करने के आदेश दिए हैं। और उस निर्देश के बाद जो कर्मचारी रोजाना समय से उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक के माध्यम से दर्ज कराएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि राज्यपाल ने भी बायोमेट्रिक दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश हाल ही में दिए थे, और इसको लेकर जो विद्यालय प्रशासन उसमें कवायद भी शुरू हो गई थी, इसे कब लागू किया जाएगा। मगर आपको बताएं कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसे लगा दिया गया है, और बायोमेट्रिक सिस्टम के आधार पर ही अब सैलरी दी जाएगी कि कौन शिक्षक कर्मचारी कितना अपना समय विद्यालय प्रशासन देता हो, जो तय है उस मानक के आधार पर कितना समय देता है, ये सबकी जानकारी होगी, उसी आधार पर वेतन भी मिलेंगे। जी धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाराणसी ज्ञानवापी मामले में सुनवाई, केस की मेरिट पर होगी सुनवाई। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से बहस पूरी की गई थी। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से बहस के संबंध में जवाब होगा दाखिल। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां वाराणसी ज्ञानवापी केस की मेरिट पर आज सुनवाई होनी है। तो एक बड़ी खबर वाराणसी से सामने आ रही है, जहां जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से बहस पूरी की गई थी। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से बहस के संबंध में जवाब भी अब दाखिल किया जाएगा। इस
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता आफ्ताब जुड़ चुके हैं। आफ्ताब, अगर देखा जाए तो ज्ञानवापी मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और आज इस मामले पर सुनवाई भी होनी है, तो क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर आपके पास? जी, आपको बता दें कि आज वाराणसी ज्ञानवापी प्रकरण में सिंगार गौरी केस के मेरिट पर सुनवाई गुरुवार को जिला जज डॉक्टर अजय केस विशेष की अदालत में होगी। जी। हालांकि पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से बहस पूरी की गई थी, लेकिन आज अंजुमन इंतजामिया की तरफ से बहस के संबंध में जवाब दाखिल किया जाना है। चूंकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मुख्य अधिवक्ता अभयनाथ यादव पिछली रविवार की रात को हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया था, इसलिए सुनवाई टल भी सकती है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक कोर्ट में अभिनाथ यादव ने ही दलीलें रखी थी। जी। पिछले वर्ष सिविल जज सीनियर डिवीजन की तरफ से डिवीजन की अदालत में सिंगार गौरी के दर्शन पूजन को सौंपने के संबंधित मांग को लेकर के राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने गुहार लगाई थी। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वाद की उसूलियत पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने प्रतिवादी की अर्जी को दरकिनार करते हुए वादी की मांग पर सुनवाई की गई। आफ्ताब, अगर देखा जाए तो आज इस मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है, तो करीब कितने बजे का समय निर्धारित किया गया है जब सुनवाई शुरू हो जाएगी? हम 2 बजे के बाद ही सुनवाई होती है। जब भी अदालत में कार्रवाई होती है तो 2 बजे के बाद ही होती है। 2 बजे से सुनवाई होती है। जी, धन्यवाद आफ्ताब आलम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज कानपुर दौरा। कानपुर पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया मंत्री का जोरदार स्वागत। तुलसी जयंती समारोह के कार्यक्रम में शामिल होंगे जल शक्ति मंत्री। कार्यकर्ताओं से मिलकर वापस लखनऊ आएंगे स्वतंत्र देव सिंह। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज उद्योग नगरी यानी कि कानपुर पहुंच चुके हैं। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया है। तुलसी जयंती समारोह के कार्यक्रम में शामिल होंगे जल शक्ति मंत्री। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आज उद्योग नगरी यानी कि कानपुर में जल शक्ति मंत्री मौजूद है, तो क्या कुछ कार्यक्रम उनका वहां निर्धारित किया गया है? जी उपेंद्र, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो आपको बताते चले कि आज उद्योग नगरी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है। कार्यकर्ताओं से मिलकर वो वापस लखनऊ आएंगे। आज दौरे पर पहुंचे हैं स्वतंत्र देव सिंह यूपी की सरकार में जल शक्ति मंत्री भी हैं। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत भी किया है। तुलसी जयंती समारोह के कार्यक्रम में शामिल होंगे स्वतंत्र देव सिंह। कार्यकर्ताओं से मिलकर वापस राजधानी लखनऊ आएंगे स्वतंत्र देव सिंह। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तुलसी जयंती समारोह के कार्यक्रम में शामिल होंगे जल शक्ति मंत्री। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आज उद्योग नगरी यानी कि कानपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनका वहां निर्धारित किया गया है? जी उपेंद्र। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो आज कानपुर दौरा था और इन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों से समीक्षा बैठक की है। उसके बाद एक तुलसी जयंती कार्यक्रम जो रहेगा था, इसमें देखिए चीफ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद ये लखनऊ के लिए निकले हैं। और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इनका भव्य स्वागत किया कानपुर में। धन्यवाद उपेंद्र अस्थाना इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलंदशहर महंगा गैस सिलेंडर बना शोपीस। चूल्हे पर रोटियां सेकने को मजबूर हुई आधी आबादी। गैस सिलेंडर ने बिगाड़ दिया गरीबों की किचन का बजट। लोगों ने गैस सिलेंडर रिफिल कराना किया बंद। जहरीले धुएं में खाना बनाने को मजबूर हुई बेटियां, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बुलंदशहर में महंगा गैस सिलेंडर अब लोगों के लिए शोपीस बनता हुआ नजर आ रहा है। चूल्हे पर रोटियां सेकने को मजबूर हुई आधी आबादी, क्योंकि गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। वहीं दाम के बढ़ने से अब
लोगों के किचन का बजट भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है, जिसके बाद बुलंदशहर में अब लोगों ने गैस सिलेंडर को रिफिल कराना भी बंद कर दिया है। वहीं जहरीले धुएं में खाना बनाते हुए बेटियां नजर आ रही हैं। गाजीपुर जिला पंचायत सदस्य करंडा द्वितीय का उपचुनाव आज। विधायक बनने के बाद जिला पंचायत सदस्य की सीट थी खाली। करंडा में 55 और देवकली आंशिक क्षेत्र में 20 बूथों पर डाले जाएंगे वोट। मैदान में 4 प्रत्याशी। ये उपचुनाव बैलेट पेपर से होगा। चुनाव में सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। गाजीपुर से हमारे संवाददाता इस खबर पर पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, आज उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हुई हैं? जी, हम आपको आज कि ये उपचुनाव को लेके प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं और हम बताना चाहेंगे करंडा में 55 और देवकली में आंशिक क्षेत्र में 20 बूथों पर डाले जाएंगे वोट, जबकि मैदान में 4 प्रत्याशी एवं 48,900 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। जी पवन, अगर देखा जाए तो 4 प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में है और आप लोगों के बीच जाकर लोगों से संवाद भी करते हैं, उनके पसंद नापसंद जानते हैं, तो क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? आपको बता दें कि यहाँ पे प्रत्याशी तो 4 हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो भाजपा और सपा के बीच है। काफी जोरदार ये लड़ाई मानी जा रही है उपचुनाव को लेकर। जी धन्यवाद पवन मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमीरपुर में यमुना नदी के किनारे मिला ज्ञात युवक का शव। शत विशत शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। कुरारा थाना क्षेत्र के हरौलीपुर गांव का पूरा मामला। खबर हमीरपुर से सामने आ रही है, जहां यमुना नदी के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जबकि शव की हालत इस हद तक बुरी बताई जा रही है कि उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब मोर्चरी में भी रखवा दिया है। कुरारा थाना क्षेत्र के हरौलीपुर गांव का ये पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है, जहां पर यमुना नदी के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता ब्रिजेश ओझा जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, यमुना नदी के किनारे एक अज्ञात शव मिला है, तो क्या उसकी शिनाख्त हो पाई है अभी तक? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये शव आज सवेरे यमुना नदी के किनारे मिला है। जब ये शव वहाँ के ग्रामीणों ने जब देखा है तो वहाँ की कुरारा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी है। तो जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने जो है शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन अभी तक आज शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने जो है कब्जे में लेकर के शव मोर्चरी में रखवा दिया है और प्रयास पूरे जारी है शव की शिनाख्त करने के लिए। जी धन्यवाद ब्रिजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कन्नौज पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण। प्रिया शाक्य जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मंत्री असीम अरुण ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। कन्नौज पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण। एक बड़ी खबर कन्नौज से निकल के सामने आ रही है, जहां प्रिया शाक्य जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे असीम अरुण। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी किया।